जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर होगी संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में आज कौन कौन से विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं दोनों सदनों में, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी उत्तर प्रदेश की संबल हिंसा की, जो रविवार को भड़की थी। उसके बाद हो रहे हैं नए नए खुलासे, जानेंगे क्या ये हिंसा संयोग था या प्रयोग। इसके साथ साथ बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां बात करेंगे हम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम पर हो चुकी है सहमति, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या लगाई हैं शर्तें। इसके साथ बात होगी दिल्ली के AQI लेवल की, जिसमें हो रहा है मामूली सुधार, लेकिन अभी भी स्थिति है गंभीर। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में पेश होंगे बैंक और रेल संबंधी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वायुयान विधेयक पर होगी चर्चा। आज से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम हुआ आरंभ। संयुक्त राष्ट्र ने किया फैसले का स्वागत। नेतन्याहू ने कहा, अगर हिजबुल्लाह ने तोड़ा समझौता तो होंगे हमले। इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन, कम से कम 6 लोगों की मौत, सैकड़ों गिरफ्तार। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और खेल की खबरों में पहलवान बजरंग पुनिया को बड़ा झटका। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना करने पर NADA ने 4 साल के लिए किया सस्पेंड। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था, इसलिए अब देखना यह होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच कैसा तारतम्य हो पाता है, यानी कि कैसा तालमेल बन पाता है। अगर विधायी कार्यों की बात करते हैं तो लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए सदन पटल पर आज रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए सदन में रखेंगे। इसके साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र का अगर कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो दूसरा दिन है और कई विधायी कार्य जो है दोनों ही सदनों में सूचीबद्ध हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार आलोक, आइए उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। कुमार आलोक, अगर बात करें पहले ही दिन की संसद के शीतकालीन सत्र की, तो लग रहा था कि विपक्ष अपनी रणनीति बनाकर आया है, चलने नहीं दिया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज अगर कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो दूसरा दिन है, कई विधायी कार्य जो है वो सूचीबद्ध है। इसके साथ साथ कुमार आलोक, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी भी जो समिति है उसकी भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ऐसे में आज संसद का कामकाज कैसे रहने वाला है?
तो कुमार आलोक से हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और कल आपको पता है कि संविधान दिवस था। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ही सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था सेंट्रल हॉल में। और आज अगर कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो दूसरा दिन है और लोकसभा और राज्यसभा में बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम कार्य जो है वो सूचीबद्ध है। और आपको बता दें कि लोकसभा में बैंकिंग से जुड़ा एक बिल है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके अलावा राज्यसभा में भी कई अहम बिल हैं जो आज पेश किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सदन की कार्यवाही क्वेश्चन आवर से शुरू होगी और क्वेश्चन आवर में कई विभिन्न मंत्रालयों के सवाल जो है वो पूछे जाने के लिए सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार से हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र आज कैसा रहेगा। क्या पहला दिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया, ऐसे में क्या आज दूसरे दिन संसद का कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा, ये संसद की कार्यवाही चलने के बाद पता चलेगा। लेकिन आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी हुई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संभल में जब रविवार को हिंसा के बाद अब हालात जो है वो नियंत्रण में है, सामान्य हो रहे हैं। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। जामा मस्जिद के पास कुछ दुकानों को छोड़कर संभल के सभी बाजार और स्कूल खुल गए हैं। इंटरनेट सेवा पर फिलहाल अभी प्रतिबंध है। हिंसा में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की अलग अलग FIR दर्ज कराई है। उधर अगर प्रशासन उपद्रवियों में शामिल लोगों के फोटो भी मीडिया में जारी करेगा ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। पुलिस ने पथराव करने वाले सैकड़ों आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश की जा रही है। संभल शहर के अलावा आसपास के कस्बों और गांवों में भी उन्हें ढूंढा जा रहा है। तो संभल की ताजा स्थिति ये है। तो संभल की ताजा स्थिति में सुधार है, स्थिति सामान्य हो रही है, नियंत्रण में है। दुकानें खुल गई हैं, हालांकि सारी दुकानें भी नहीं खुली हैं, लेकिन संभल के भी सभी बाजार और स्कूल जो है कक्षा नर्सरी से 12वीं तक खुल चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इंटरनेट सेवा पर फिलहाल अभी वो बंद है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बल अभी भी वहां तैनात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रविवार को ये हिंसा भड़की थी, जिसके बाद आज संभल हिंसा का चौथा दिन है। लगातार इस हिंसा से जुड़े हुए कई नए खुलासे किए जा रहे हैं। संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी। उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके CCTV हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। जियाउर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। तो संभल की स्थिति कैसी है? आज संभल की जो हिंसा रविवार को भुड़की उसके बाद आज चौथा दिन है। स्थिति नियंत्रण में जरूर आ रही है, सामान्य हो रहे हैं हालात। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सीधा नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संभल हिंसा में लगातार अब नए खुलासे भी हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर स्थिति की बात करें तो सामान्य नज़र आ रही है। स्कूल कॉलेज जो है वो खुल चुके हैं, दुकानें भी खुली हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी भी अतिरिक्त बल वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर नीरज जो खुलासों की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि कई CCTV फुटेज सामने आ रही हैं और साफ साफ नज़र आ रहा है कि क्या ये थ्योरी से भरपूर ये पूरा प्रयोग किया गया था। तो क्या मान लें, इसे संयोग था या प्रयोग? देखिए, इसे संयोग तो नहीं मान सकते, प्रयोग ही कहा जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। भावना, आप देखें कि मस्जिद और उसके आसपास जो CCTV लगे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया सबसे पहले, और उसके बाद कई सारे विजुअल ऐसे सामने आए हैं। पुलिस के पास कई सारे ऐसे एविडेंस हैं कि जिसमें जो उपद्रवी हैं वो हथियार चलाते हुए दिखाई दिए हैं। प्रशासन का ये कहना है कि जल्द ही ऐसे लोगों के फोटो रिलीज किए जाएंगे, वीडियो रिलीज किए जाएंगे। और अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें
तो उनको खोजने के लिए जो संभल पुलिस है वो लगातार दबिशें दे रही है। संभल शहर के अंदर, संभल के आसपास के इलाके और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी संभल पुलिस लगातार दबिशें दे रही है, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरी प्री प्लानिंग थी और हथियारों के साथ वहां पर लोग आए हुए थे। सबसे पहले ये बताऊं कि जब सर्वे की टीम सुबह सुबह पहुंची थी मस्जिद के पास, तो उस समय जो स्थानीय विधायक हैं उनके पुत्र अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि वो सर्वे टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि न्यायालय के ऐसे आदेश नहीं थे। उसके बाद जो विधायक के पुत्र हैं उनके तमाम जो समर्थक हैं और जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए और उसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हुई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मस्जिद में जो सीसीटीवी लगे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। अब पुलिस लगातार रेड कर रही है। पुलिस के पास ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिनसे ये पता लगता है कि वहां पर हथियारों के साथ पुलिस पर हमला करने की साजिश थी। जी नीरज, इसके साथ साथ अगर इस हिंसा में देखें तो 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ साफ ये कह रही है कि जिन गोलियों का प्रयोग उनकी बॉडी में मिला है वो गोलियां पुलिस के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती। स्पष्ट है कि आपसी में ही ये फायरिंग की गई। हो सकता है कि आपसी रंजिश निकालने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया और पूरा का पूरा जो मामला है वो पुलिस के सिर पर रखने के लिए ये पूरी साजिश रची गई हो। अब इसमें जांच चल रही है, क्योंकि आपने भी देखा है कि जो 4 लोग मरे हैं उनकी मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। कई तरह के जो तथ्य, कई तरह के जो सबूत है वो मजिस्ट्रेट के सामने आ रहे हैं। 7 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट अपनी पेश करनी है। कल एक जो कह सकते हैं कि एक फोटो रिलीज किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि एक उपद्रवी पुलिस की तरफ करके ऐसे करके फायरिंग कर रहा है, तो वो एक फोटो निकलकर सामने आया, तो जो बताता है कि ये पूरी प्री प्लानिंग थी। अब पुलिस ये कर रही है कि जो सीसीटीवी डिस्ट्रॉय किए गए थे उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकवर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसके अलावा जो लोग इसमें शामिल हैं उनके जल्द ही फोटो भी रिलीज जो संभल पुलिस है वो भी करेगी, ताकि उन लोगों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इतना तो तय है कि जब सामान्य तौर पर सामान्य दिन में जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते तो 400-500 से ज्यादा संख्या कभी नहीं हुई यहाँ पर, जो स्थानीय लोग बताते हैं, लेकिन उस दिन 3 से 4 हजार के करीब जो आदमी है वहां पर पहुंचे। और दूसरा, जब सर्वे की टीम पहुंची तो कुछ अफवाहें भी वहां पर उड़ाई गई और ये कहा गया कि अंदर खुदाई चल रही है और लोगों को वहां भड़काने की कोशिश की गई और यही कारण है कि उस सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको रिकवर करने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। भावना, पूरे जिले की स्थिति सामान्य है, कहीं से भी किसी तरह का तनाव नहीं है। मस्जिद और उसके आसपास जरूर कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन पूरे शहर की दुकानें खुली हैं, मार्केट खुला हुआ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो आम जनजीवन है वो सामान्य तरीके से हम कह सकते हैं कि पटरी पर लौट रहा है। जी, इसके साथ साथ संभल में हिंसा क्या भड़की, वहां उधर सियासत भी गर्म हो गई। राजनीति लगातार गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुलिस पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन नीरज, जिस तरीके से आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया, पुलिस लगातार कह रही है कि हमने जिस बल का प्रयोग किया उसमें सिर्फ आंसू की गोले और रबड़ की गोलियां थी। तो इस लिहाज से जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, क्या ये सब लग रहा है साजिश के तहत हो रहा था? देखिए, बिल्कुल साजिश के तहत है भावना। और देखें कि हमको तारीफ करनी होगी संभल पुलिस की, क्योंकि जिस तरह का इलाका है भावना, मैं बताऊं कि वो मस्जिद 3 तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ रहते हैं, एक तरफ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। और अगर पुलिस उस समय संवेदनशील तरीके से पूरे मामले को हैंडल नहीं करती और ये बात बढ़ जाती तो जान माल का एक बड़ा नुकसान हो सकता था। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस विजुअल में जो वीडियो सामने आए थे, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, वो दृश्य हमने दिखाए भी थे। और इसके साथ साथ जब हम दूसरे दिन वहां पहुंचे तो मस्जिद के आसपास भी बड़ी संख्या में जो पत्थर हैं वो पड़े हुए थे, खासतौर से मस्जिद वाले जो साइड है उस साइड। इसके साथ साथ ही वहां पर प्री प्लानिंग के तहत ही वहां पर पत्थर रखे गए थे, ईंटों का वहां पर एक ढेर था जो वहां से प्रशासन ने हटवाया था। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया। आपने देखा कि उसमें कई सारे जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए। अब पुलिस पर आरोप लगाकर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपना जो दामन है उसको साफ किया जाए और सारे के सारे दाग पुलिस की वर्दी पर लगा दिए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है।
आप देखें कि जो साजिश के तार हैं वो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। किस तरीके से वहां पर प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से हथियार लाए गए थे वहां पर, और किस तरीके से लोगों को भड़काया गया था। तो ये तमाम जो परतें हैं वो खुल रही हैं। फोटो भी आया है और आने वाले समय में और भी फोटो, करीब 100 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई पुलिस ने किए। जल्दी उन पर शिकंजा भी कसेगा जो इस हमले में, या कहें कि पुलिस के ऊपर या वहां पर दंगा फसाने पैदा करने में शामिल थे। तो उनकी भी फोटो जल्दी रिलीज संभल पुलिस करेगी। तो उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ संभल में सामान्य होते नज़ारे भी अब नजर आने लगे हैं। संभल सामान्य होता नजर आ रहा है, संभल संभलता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज से जुड़ी हुई खबरों की। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। संविधान के पवित्र ग्रंथ के आगे शीश झुकाया, संविधान के मूल्यों को अपनी सभी योजनाओं के मूल में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की सीख को जन जन तक पहुंचाया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान के निर्माता को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। संवैधानिक अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की ओर चलने का भी देश को आह्वान किया। एक देश एक संविधान के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। न्याय आधारित भारतीय दंड संहिता देश को समर्पित की। इसी विजन के साथ आज देश आत्मनिर्भरता से चल पड़ा है विकसित भारत की ओर। संविधान एक्ट 75 के अवसर पर संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है देश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात कर लेते हैं संसद के शीत सत्र की, जो 25 नवंबर से शुरू हुआ था और संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था पहला दिन, और इसलिए आज देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में कैसा तालमेल बैठता है। तो आज कौन कौन से विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं दोनों ही सदनों में, आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक का और उनसे जानते हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं दोनों ही सदनों में जो सूचीबद्ध है। इसके साथ साथ अगर वक्फ संशोधन बिल जो JPC उस समिति है उसकी भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसे में अगर संसद के कामकाज के लिहाज से आज का दिन कैसा रहने वाला है? अगर विपक्ष साथ देता है सरकार का, विपक्ष का जो रवैया है जो पहले दिन था वैसा नहीं होता है, तो हम अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दो इंपॉर्टेंट बिल है आज। जो पहला बिल है जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो पेश करेंगी, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। आपको पता होगा कि जो बैंकों में जो राष्ट्रीयकरण था वो 70 के दशक में हुआ, लेकिन अभी भी ऐसे कई प्रावधान हैं बैंकिंग सिस्टम में जिनको हटाना जरूरी है, जिनको संशोधित करना जरूरी है। अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अभी भी बैंकिंग सिस्टम पे उसको वो लागू है। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसके अलावा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955।
तो ये सारे जो जकड़न है, कानून की जो जकड़न है, इन जकड़नों को साफ करने के लिहाज से ये बिल काफी इंपॉर्टेंट है और ये लोकसभा में निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके अलावा अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो वह है रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री लोकसभा में पेश करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बिल है क्योंकि रेलवे में भी कई जकड़न है और उन जकड़नों को हटाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा था कि जो क्रिमिनल लॉज था, जो अंग्रेजों के जमाने का जो लॉज था, उस लॉज को संशोधित करके नए कानून के रूप में संसद में एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बिल है। लेकिन सवाल ये है, जैसा कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो जिसपे संसदीय समिति बनी है, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसलिए अपोजिशन ये मांग कर रहा है कि जो समय सीमा दिया गया है, समय सीमा जो जेपीसी को दिया गया, संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया है, उसको बढ़ाया जाए। और उस पर अब आज इस महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला हो सकता है, क्या उसको सरकार बढ़ाएगी या सरकार उसको तुरंत सदन में लाकर इस बिल को पास कराना चाहेगी। क्योंकि आप देखें कि मुरलीधरन जो केरला के बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम यानी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दोहरा रुख अपना रही है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, क्योंकि केरला में खासकर क्रिश्चियंस और जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, उनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है तो कि अब अपनी जमीन, ये जमीन मेरी है और ये जमीन आप खाली करो। तो वहां पर कांग्रेस और सीपीएम दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटी और उनका समर्थन कर रही है कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड का निर्णय बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम विधेयक है जो कुमार आलोक दोनों ही सदनों में आज सूचीबद्ध है। इसके अलावा प्रश्नकाल में भी विभिन्न मंत्रालयों के प्रश्न आज पूछे जाएंगे। कुमार आलोक, जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि आज सदन किस सुचारू रूप से चल पाता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और अब खबर स्वच्छ हवा से जूझ रही दिल्ली की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सभी कक्षाओं को ऑनलाइन से हटाकर हाइब्रिड मोड पर करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में लागू ग्रैप 4 के अन्य नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। कोर्ट का कहना है कि जब तक AQI लगातार घटता हुआ नहीं पाया जाता है, तब तक ग्रैप 4 के तहत निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। इस बीच अगर दिल्ली में आज सुबह सबसे अधिक AQI की बात करें तो शादीपुर में 375 दर्ज किया गया है। वहीं बवाना में AQI 343 दर्ज किया गया है। इसके अलावा अशोक विहार, अलीपुर, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, मुंडका, पंजाबी बाग समेत कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। तो आज से कक्षा 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड पे शुरू हो चुके हैं और अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित है। अमरेंद्र गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। अगर आज भी सुबह CPCB के आंकड़ों पर नजर डालें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना है। 0 से 50 सामान्य होता है। अमरेंद्र, अगर पिछले अगस्त से बात की जाए तो अभी तक हमने एक भी दिन स्वच्छ हवा में सांस नहीं ली है। ऐसे में आने वाले दिन किस ओर इशारा कर रहे हैं? ऐसे में तापमान भी गिरता जा रहा है, ठंड भी बढ़ रही है। देखो भावना, लगातार जिस तरह से दिल्ली में बीते 30 अक्टूबर की तारीख से अगर कोट करें तो 30 अक्टूबर से तकरीबन 1 महीना हो गया है और दिल्ली की आबोहवा लगातार अपनी बेहद ही खराब स्थिति में बनी हुई है और खराब के अलावा गंभीर स्थिति तक जा चुकी है। और लगातार अगर देखें पिछले 1 हफ्ते में थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें गिरावट हुई है और सुधार हुआ, बट लेकिन वो भी अभी गंभीर वाली स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए लगातार दिल्ली में जो ग्रैप 4 है उसके नियम लागू कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। भावना, पिछले सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट हेयरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमें जो है दिल्ली वासियों की चिंता है। इसके लिए बाकायदा जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है बोर्ड है उनको साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए कि आप बताएं कि कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को के स्कूल कब खोले जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि जब कल एक सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई है 28 तारीख को, तो उस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को स्कूल खोले जाएं या नहीं खोले जाए, क्योंकि उनकी स्टडी काफ़ी बाधित हो रही है। इसको देखते हुए जो दिल्ली में फिलहाल जो है वो हाइब्रिड मोड पे स्कूलों को प्रारंभ किया गया और जिसके तहत बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चे जो है
क्लासेस में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो दिल्ली का भावना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ है पिछले कई दिनों से। अगर देखें तो ये स्थितियां में कोई परिवर्तन नहीं हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बुजुर्गों के लिए हो रही है, लगातार जो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चों को मास्क लगाने के बाद भी वो लगातार मास्क लगा के स्कूल जा रहे थे, लेकिन अभी भी दिल्ली में आप देखिए कि ज़्यादातर लोग जो आपको अब आज की डेट में दिन में भी आपको मास्क लगा के चलते हुए मिलेंगे, शाम को भी मास्क लगा के चलते हुए मिलेंगे, क्योंकि उसकी खास वजह यह है कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले ये पूरा जो इस साल का लास्ट का दिसंबर तक अगर देखें तो कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी आपने जब अगस्त की बात की तो भावना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 50 तक जो है, यानी कि 0 से 50 वाली श्रेणी वो सबसे अच्छी होती है और अगस्त के एक दिन जो है 52 का AQI दिल्ली में पाया गया था, यानी कि वो थोड़ी सी शुद्ध हवा मिली थी, वो भी लेकिन स्टैंडर्ड से नीचे थी। और उसके बाद आप देखिए 400-500 का आंकड़ा है, तो ऐसी उम्मीद और आशंका जताई जा रही है कि इसके जब तक सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इसके दीर्घकालिक उपाय नहीं किए जाएंगे दिल्ली की आबो हवा शुद्ध नहीं होगी। और दिल्ली में सांस लेने का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, इसको लेके दिल्ली सरकार को उन्होंने फटकार लगाई है। बाकायदा एयर क्वालिटी जो कंट्रोल बोर्ड है उनको फटकार लगाई और बोला है कि इसके अगले प्रावधानों के साथ आप कोर्ट में आइए और बताइए कि किस तरह के प्रावधान किए गए और किस प्रावधानों का क्या असर देखने को मिल रहा है। भावना जी, अमरेंद्र, फिलहाल इन सभी जानकारी के साथ धन्यवाद। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब जनता को लग रहा है कि घोषणा पत्र में पार्टियां स्वच्छ हवा का भी जरूर वायदा करें, क्योंकि अब जनता त्रस्त है और उनको चाहिए एक साफ हवा का माहौल। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आखिरी दिन है। इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया। काफी प्रदर्शक ऐसे भी थे जो पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए। मेले में ODOP के तहत त्रिपुरा से बांस के उत्पादों ने भी मेले में अपनी अलग पहचान दर्ज कराई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार को संपन्न हो रहा है। यहाँ हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया और जमकर खरीदारी भी की। मेले में इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसमें काफी संख्या में ऐसे भी हैं जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार आने का मौका मिला, लेकिन भारत में मिले अच्छे रुझान से ये प्रदर्शक काफी उत्साहित नजर आए। फिलहाल इस कंपनी के 180 शोरूम है दुबई और पूरे GCC कंट्रीज़ में। पहली बार हमने स्टॉल लगाया है और रिस्पांस यहाँ पे बेहतरीन है, बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है। लोग इस प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आई एम सरप्राइज कि इस प्राइस पॉइंट पे भी बहुत लोग ले रहे हैं। इतना अच्छा रिस्पांस हमने नहीं सोचा था, बट रिस्पांस बहुत बढ़िया है। मेले में ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा से अक्षय श्री भी बांस से बने उत्पादों को लेकर आई हैं। इनके स्टॉल पर बांस से बने एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं, जिन्हें मेले में काफी पसंद भी किया जा रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें कस्टमर्स के साथ साथ बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनसे भी क्वेरी जनरेट हुई है। इनफैक्ट आज अभी लास्ट से हुआ भी नहीं है, हमारा स्टॉक नियरली खत्म हो चुका है। हमारे पास जो भी बचा है वो लास्ट पीसेस बचे हैं। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे और इस बार की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला, सुप्रभात। अगर दिल्ली NCR में प्रकाशित विभिन्न अखबारों की बात करें तो आज कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई है? सुप्रभात, धन्यवाद भावना। अगर हम समाचार पत्रों पर नज़र डालते हैं तो अधिकतर समाचार पत्रों ने संविधान दिवस से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को देश के वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक करार देते हुए कहा है कि आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ है। आपको बता दें, इस बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया है। इस बार पहली बार वहाँ पर संविधान दिवस मनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत में हर किसी को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन मिले, ये संविधान की भावना है और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना भारत के संविधान को आने वाले कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। तो ये खबर अधिकतर समाचार पत्रों की प्रथम सुर्खी है। वहीं एक खबर EVM से जुड़ी हुई है जो अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता याचिकाकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव हारे तो EVM खराब और जीत गए तो चुप्पी है। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि जब चुनाव हार जाते हैं तो EVM खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। विपक्ष पर जिस तरह से विपक्ष हमने देखा है कि बीते कई चुनावों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि चुनाव जहां हार जाते हैं वहां पर EVM खराब होने का ठीकरा फोड़ा जाता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी थी याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते समय। और उन्होंने कहा कि हार का ठीकरा EVM पर फोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी एक सशक्त संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि ऐसे विचार आपको आते कहां से हैं। जब याचिकाकर्ता ने यह कहा कि इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रुकेगा तो उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा, इस बात की क्या आप गारंटी देते हैं? तो ये एक बड़ी खबर रही। वहीं एक खबर और है और जो काफ़ी आपके सुविधा के लिए भी है। अब पैन कार्ड में QR कोड लगेगा और फ्री में ये अपग्रेड होगा। जी हाँ, मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना ये जो कार्ड हैं आपके वो एडवांस किए जाएंगे। पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपर लेन यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को QR कोड वाले पैन कार्ड पाने के लिए कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा और इससे उनका जो जीवन है वो सुगम होगा, सुविधाजनक होगा। नए पैन में जो आपका डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। किसी भी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए ग्रीवेंस रेफरल सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो बड़ी सुविधा की खबर है ये। वहीं एक खबर थोड़ी सी चेतावनी वाली भी है जो कई समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। अब क्राइम को लाइक करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर गिरोहों और गैंगस्टर्स को फॉलो करने और उनकी पोस्ट को लाइक करने वालों की दिल्ली पुलिस एक तरह से लिस्ट तैयार कर रही है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी जो लोग फोटो वीडियो डालते हैं या फिर
गैंगस्टर्स की रील्स अपलोड होती हैं या फिर उनकी रील्स को आप लाइक करते हैं, सोशल मीडिया सर्च ऑपरेशन में उन नाबालिगों की भी पहचान की जा रही है जो गैंगस्टर से प्रभावित होते हैं। दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों के अलावा बाकी यूनिट्स भी करीब 2 हफ्ते से सोशल मीडिया खंगाल रही हैं। पोस्ट लाइक होती है और हथियार के साथ फोटो वीडियो अपलोड अगर की जाती है तो इस पर पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेगी। वहीं एक खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई समाचार पत्र में है जो बतानी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एक अध्ययन है दिल्ली एम्स का जिसमें ये अध्ययन हुआ है। उच्च रक्तचाप के 2750 मरीजों पर ये शोध किया गया है कि हर 5वें मरीज को ये पता नहीं होता है कि बीपी को कैसे नापें, किस तरह से मापें। तो उसके लिए कई सारी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। गलती ये कि और कई सारी सावधानियां भी बताई गई हैं कि क्या कुछ आप सावधानी बरत सकते हैं। तो गलतियां आपको ये नहीं करनी है, आधे घंटे पहले चाय, कॉफ़ी, शराब और तंबाकू उत्पाद का सेवन आप बिल्कुल ना करें। बीपी मापने से 5 मिनट पहले शांत रहें और मोबाइल को दूर रखें। यूरिनरी ब्लैडर खाली हो और ताकि पेशाब करने का दबाव ना बने। और मापते समय ये कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। बाह से कपड़ा हटा लें, 1 मिनट के अंतराल पर दोनों बाजुओं से रीडिंग लें और जिससे रीडिंग अधिक आए उसे ही बीपी आप मानें। वहीं पैर क्रॉस करने से बचें, बाह को समतल सतह पर रखें। बीपी मशीन के कफ का हिस्सा बाह के ऊपरी हिस्से के बीच में हो, ऐसे रखें कि ऊंचाई दिल के बराबर हो। तो ये तमाम खबरें जो कि आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। भावना, तो विभिन्न अखबारों में प्रकाशित अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शहला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। तमाम हिंदू चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन प्रदर्शनकारियों पर भी हमले किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यूनुस प्रशासन की प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्णन दास का है, जिन्हें सोमवार को पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से उठा लिया। भारत ने चिन्मय कृष्णन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के लिए अधिकार मांगने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। चिन्मय कृष्णदास को मंगलवार को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल 31 अक्टूबर को चटगांव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग को लेकर आयोजित रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार करते हुए रैली में शामिल होने की वजह से निशाना बनाए जाने की बात कही है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी हैं। वहीं बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इस्कॉन ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बहरहाल इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरपंथी समूहों के हिंसक रवैये और यूनुस प्रशासन की निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत में भी संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश है। खासतौर पर कोलकाता में
भारतीय जनता पार्टी आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि भाजपा कार्यकर्ता उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाकाबंदी करेंगे। इससे पहले कल भी विधानसभा के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में रैली निकाली और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जो वीडियो आया है, बहुत पेनफुल वीडियो। ढूंढ ढूंढ के सब हिंदू को ऊपर पीटा। नॉट ओनली द पुलिस आर्मी, जमात का लोग भी हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। कम से कम 1000 से ज़्यादा इंजर्ड और कुछ का मौत होने का भी समाचार मिल रहा है। पूरा प्रदेश का सनातनी को मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सड़क में आइए। आपको डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल तरीके से आवाज उठाना चाहिए। तो संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी आक्रोश शुरू हो गया है। नवल सिंह परमार ढाका से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। नवल, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी बांग्लादेश में किस तरीके के हालात हैं, और यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में बवाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और भारत में भी लगातार इसका आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नवल, ये भी जानना ज़रूरी है कि चिन्मय कृष्ण दास की आखिरकार मांगे क्या थी, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार लगातार जारी है। भावना, कल जब उनका जो बेल पिटीशन खारिज किया गया और कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, तो उसके बाद उनके जो वकील है चिन्मय कृष्ण दास के, उनके साथ जो वकीलों का था, उन्होंने डिमांड किया कि उसके जो अपर कोर्ट है, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऊपर जो कोर्ट है, उसमें अपील उनका तुरंत सुना जाए। लेकिन जो उसके न्यायाधीश थे, उन्होंने वो अपील सुनने से कोई बिना कारण दिए मना कर दिया। और उसके बाद जब उनको जो जेल वैन में बाहर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उनके जो अनुयायी है और उनके फॉलोअर्स है, उन्होंने प्रदर्शन किया। काफी संख्या में लोग कोर्ट परिसर में ऑलरेडी मौजूद थे। 8-10 हजार उनके अनुयायी वहां पे जो थे वो मौजूद थे। तो उसके बाद जब उनको ले जाने के लिए पुलिस को कोई 2-3 घंटे तक वेट करना पड़ा। उसी दौरान मुठभेड़ हुई, पुलिस ने लाठी बरसाई और उसी दौरान एक जूनियर एडवोकेट का डेथ हो गया है। और वो बाद में पता चला कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो उसके बाद कल शाम से पूरे बांग्लादेश में ढाका समेत बाकी से शहरों में भी जो मुस्लिम संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं कि उसका जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसी दौरान रात को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी ऑर्डर जारी किया है कि जो मुस्लिम एडवोकेट का डेथ हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन हो और उसको जो भी है लॉजिकल सजा वगैरह हो। तो उसके दोनों तरफ से अभी देखा जाए, माइनॉरिटी की ओर से, हिंदुओं की ओर से चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की वजह से लोग नाराज है। और 2 दिन सोमवार को और मंगलवार को अलग अलग जगह पे बांग्लादेश में रैलियां और मार्च वगैरह निकाला गया था। और कोर्ट परिसर में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उस दूसरी तरफ जब ये मुस्लिम एडवोकेट का डेथ हुआ है तो मुस्लिम संगठन और इवन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ने भी अपनी नाराजगी जताई और कड़ी शिक्षा और सजा के लिए मांग की है और प्रदर्शन वगैरह भी होगा। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश में पूरा माहौल चार्ज अप है। पुलिस प्रशासन और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां है वो तैनात की गई है। ढाका में 4 बीजीबी प्लाटून और चिट्टागोंग में 6 बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का प्लाटून डिप्लॉय किया है पुलिस और अन्य जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ में। कुल मिला के मामला बहुत ही यहाँ पे सेंसिटिव है
आगे अभी आने वाले दिनों में, आज तो जो एडवोकेट की डेथ की वजह से एडवोकेट हड़ताल करेंगे, घेराव करेंगे कोर्ट का, तो आज सुनवाई होगा नहीं। जी कल जी नवल, तो एक ही वकील दिन की बचा हत्या के है। बाद मामला और गंभीर हो गया और संवेदनशील हो गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। फिलहाल नवल, आप तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वैश्विक मुद्दों सहित भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा की गई है। विदेश मंत्री ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई यूल से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सहयोग, आर्थिक साझेदारी, मजबूत रक्षा संबंध और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। आइए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है। यह संघर्ष विराम फिलहाल 60 दिन के लिए है। अमेरिका और फ्रांस ने इस मामले में मध्यस्थता की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात की और अमेरिका की भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि संघर्ष विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो इजराइल की तरफ से भी हमले होंगे। बहरहाल संघर्ष विराम का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि यह समझौता दोनों देशों के लोग जो हिंसा और पीड़ा महसूस कर रहे थे उसको समाप्त कर सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत करते हुए इसे एक अच्छी खबर बताया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस सहित सभी मध्यस्थता में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि यह समझौता पूरी तरह से लागू हो। बाइडेन ने हिजबुल्लाह को लेकर कहा कि अगर हिजबुल्लाह या किसी और ने यह समझौता तोड़ा और इजराइल के लिए खतरा बनता है तो फिर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि यह समझौता लेबनान के हित में है। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों की तरह लेबनान के लोग भी हिंसा खत्म हो इसके हकदार हैं। गजा के लोग नरक से गुजर रहे हैं, उनकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई है, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। और आइए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन के। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इमरान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान की पत्नी के नेतृत्व में सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ते हुए रेड जोन के पास धरना दिया, जहां संसद और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं। इस बीच पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर आधी रात को धरपकड़ की कार्रवाई की। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्होंने शहर में सभाओं पर लगे प्रतिबंध के नियमों का उल्लंघन किया। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ ही सुरक्षा बलों ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं इमरान खान की पार्टी ने उनकी रिहाई तक प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। और अब खबरें कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। तो अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले दशक में रेलवे में हुई 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती। तो ये कहना है अश्विनी वैष्णव का, जहां वो कह रहे हैं कि पिछले दशक में भारतीय रेलवे ने पारदर्शी तरीके से 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है, जो इससे पहले के दशक की तुलना में अधिक है। वर्तमान में 12,000 सामान्य रिक्तियां हैं। पेंशन भोगियों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का आंकड़ा रिकॉर्ड 1 करोड़ को पार कर गया है।
भारतीय टेलीकॉम टावर कंपनियां वित्त वर्ष 2025 और 2026 में ग्रामीण नेटवर्क के विस्तार और शहरी क्षेत्रों में सर्विस क्वालिटी सुधारने के लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। 2 वर्षों में निवेश करेंगी 21,000 करोड़ कंपनियां, जहां वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के राजस्व में 10.4% की वृद्धि हुई है। भारत की घरेलू हवाई यातायात में अक्टूबर में 5.3% की वृद्धि हुई है। एयरलाइन इंडिगो से इस महीने के दौरान लगभग 86 लाख लोगों को हवाई यात्रा की है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की नई रेंज लॉन्च की है, जिसमें ओला गिग और S1Z सीरीज शामिल है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत के 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दिवित रेड्डी ने इतिहास रच दिया है। दिवित ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं सात्विक को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। गुकेश और लिरेन के बीच दूसरा राउंड का खेल 23 चालों में समाप्त हुआ। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में आज अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय टीम अपने पहले मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। इसके अलावा वह विदेश में कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो रहा है। पुरुष एकल में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य का सामना मलेशिया के सोल्हे आदिल से होगा। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में आज भारत के प्रियांशु राजावत पहले राउंड में उतरेंगे। प्रियांशु का सामना भारत के ही गुलशन कुमार से होगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में आज भारत की पीवी सिंधु पहले दौर का मैच खेलेंगी। सिंधु का सामना पहले दौर में भारत की अनमोल खरब से होगा। वहीं कन्या महिला एकल मैच में भारत की अनुपमा उपाध्याय की नजर अपने अभियान की शुरुआत जीत से करने की होगी। अनुपमा पहले राउंड में अजरबैजान की फातिमा अजहारा से भिड़ेंगी। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। बात कर लेते हैं गोवा में चल रहे फिल्म महोत्सव की। दुनिया भर की सशक्त कहानियों को प्रदर्शित करने वाली 15 फिल्में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। फिल्म आर्टिकल 370 भी गोल्डन पीकॉक की दौड़ में अपने दावेदारी पेश कर रही है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की आर्टिकल 370 के निर्देशक आदित्य सुहास से खास बातचीत। गोल्डन पीकॉक की दौड़ में दुनिया भर से 15 फिल्में चुनी गई हैं और उसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं, जिसमें आर्टिकल 370 एक फिल्म है जो इस बार गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई। आर्टिकल 370 इतनी प्रशंसा मिल रही है और इफ़ी के मंच पर आए हैं। सबसे पहले इफ़ी के मंच पर आपका आना हुआ। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आके ये दूसरी बार आ रहा हूँ मैं। इसके पहले एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको जब मैं इफ़ी में ओपन किया था, इंडियन पैनोरामा। सो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो आर्टिकल 370 इतनी सक्सेसफुल फिल्म होने के बाद टू बी ऑनर्ड टू कम इन टू इफ़ी, यहाँ पे इतने लोगों से मिलना, इतनी अच्छी दिग्गज फिल्मों के साथ खड़े रहना, ये बहुत ही बड़ी बात है। बॉक्स ऑफिस सफलता मिली आर्टिकल 370 को, लेकिन जिस तरह के इसको क्रिटिसिज्म और प्यार दोनों ही मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग सवालों के साथ आपको गुजरना पड़ रहा है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। आज किस तरह से देखते हैं इसकी पूरी फिल्मांकन को? बहुत ही क्लियर विषय था। जब फिल्म करनी थी तो हम जानते थे कि इस तरह की कठिनाइयाँ भी आ जाएंगी, क्रिटिसिज्म भी आने वाला है कि कई जगह पे ये से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कहा जाएगा। लेकिन आप जब शिद्दत से किसी चीज़ को यहाँ से चाहते हो, यहाँ से आप बिलीव करते हो कि ये होना चाहिए था, मैं जेन्युइनली आर्टिकल 370 के साथ जो डिसीजन हुआ एब्रोगेशन का 5 अगस्त 2019 के दिन, उसे मैं सपोर्ट करता हूँ।
तो एक बतौर एक डायरेक्टर, बतौर एक स्टोरी टेलर अच्छा लगता है उन चुनौतियों से आगे जाना भी, क्योंकि एक वक्त के बाद लोगों ने अपने आप को समझाया कि यार मुझे तो लग रहा था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन देखने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद इस फिल्म को लेकर किस तरह का प्रेशर था? प्रेशर तो मैं कहूँगा, प्रेशर तो हर एक वक्त होता ही है। मुझे अच्छा बैकिंग था आदित्य धर और लोकेश धर, जो B62 स्टूडियोज़ और जियो स्टूडियोज़ जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, जो निर्माते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कश्मीर में शूट करना बहुत ही प्यारा था। मैं करीबन 1 साल 2 फिल्में मैंने अभी कश्मीर में शूट की है। दूसरी फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, बारामुल्ला। तो दोनों फिल्में कश्मीर बेस्ड ही है, तो करीबन 1-1.5 साल के लिए तो मैं कश्मीर में ही था। तो अभी ऐसा मतलब आई एम हैप्पी टू से दैट आज अगर मैं श्रीनगर लैंड करूँगा तो मुझे किसी होटल की ज़रूरत नहीं है। इतने दोस्त बनाए, इतने अच्छे इंसान हैं वहाँ पे जिनको चाहिए कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे चीज़ें हो। बिल्कुल, यहाँ पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ आर्टिकल 370 ने लोगों के दिलों को भी छुआ है। दुनिया की 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्में यहाँ पर इस पुरस्कार के दौर में हैं और उसमें कम्पीट कर रही है आर्टिकल 370। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और अब बारी है एंटरटेनमेंट की न्यू लहर वेव्स की। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। और आइए अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और जानते हैं विभिन्न शहरों और राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की सुंदर झलकियों के साथ। आप इस बर्फबारी की झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। आप सशक्त रहें, खुश रहें। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।